विनोद नंबरदार से मेरी कोई लड़ाई नहीं रही। जीवन में आज तक मैं इसके पास नहीं गया। जब भी आया है 2 या 3 बार मेरे घर यही आया है। आपका मित्र ईमानदार मुख्यमंत्री का ईमानदार ओएसडी आपके सामने है। उन्होंने जो मेरे मित्र ने आरोप लगाए हैं उनका हमने उनको लीगल नोटिस दे दिया। अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो मैं उन संस्कारों में पला बड़ा हूँ, हम माफ़ करने को तैयार रहेंगे। मैं अपने परिवार से भी बात करूँगा। नहीं मांगेंगे तो निश्चित रूप से अपराधी मामला उनके खिलाफ हो, इसके लिए पूरी आर्गुमेंट करेंगे। आज की प्रेस वार्ता में मेरे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार मित्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों का अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोगों से मैं अनेकों बार रूबरू होता रहा हूं, परंतु आज एक विशेष संदर्भ में कुछ विषय मैं आपके सामने रखना चाहता था, जिसको लेकर ये प्रेस वार्ता करनी पड़ी। हमारे आम आदमी पार्टी के एक नेता विनोद नंबरदार अपने राजनीतिक उद्देश्यों के चलते, कुछ अपने पूर्वाग्रह के चलते लगातार कुछ ऐसे तथ्य पब्लिक डोमेन में डाल रहे थे जो सत्य से परे थे। वो केवल मुझे ही अपमानित नहीं कर रहे थे, साथ साथ मेरे पिता को, मेरी पत्नी को और मेरे परिवार को। उन्होंने हमारी ईमानदारी पे शक किया। उनको ये नहीं पता कि मैं हरियाणा के इतिहास के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ उनकी टीम में काम करता हूं, और ईमानदारी भाजपा के कारण और माननीय मुख्यमंत्री के साथ लगातार करने के कारण और मेरे परिवार के कारण मुझे लगातार मिली है। उन्होंने इतने छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया जो अमर्यादित है, जिस पे एक जघन्य अपराध की श्रेणी में वो आती है। उसके चलते हमने उनको एक लीगल नोटिस हमारी वकील वाली टीम ने उनको दे दिया। 28 अप्रैल को उन्होंने एक मैसेज डाला कि 5 मई को वो जवाहर यादव के घोटालों को पब्लिक डोमेन में डालेंगे। देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो प्रेस वार्ता आप लोग करते रहे, और मैं खुद 10 साल भाजपा की बात का संपादक रहा हूँ, पत्रकार रहा हूँ, कि जब भी कोई प्रेस नोट डाला जाता है वो या तो उससे एक दिन पहले इनविटेशन या उस दिन डाला जाता है। वो 28 तारीख को दिया गया और 5 तारीख तक केवल उसको लगातार डाल के मेरी इमेज खराब करना, या उसको लगा कि मैं उसके साथ जाकर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करूं। परंतु मैंने फिर बताया कि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं, तो ईमानदारी उनसे मैंने सीखी है। विनोद नंबरदार जी से मेरा निवेदन है कि आपको आम आदमी पार्टी तवज्जो क्यों नहीं दे रही, आपका विषय हो सकता है, मेरा विषय नहीं है। आ नहीं पा रही है। जहाँ तक जवाहर यादव को समझना है, तो आज मैंने अपने नंबर पर अपना स्टेटस भी लगाया है और अपना डीपी भी लगाई है। मेरे माता पिता की शादी 25 मई 1957 को हुई थी। अगर वैसा कार्ड जो उनके शादी का कार्ड था पूरे अहिरवाल में कहीं छपा हो तो मुझे बता देंगे, ये मेरे परिवार की बैकग्राउंड है। लोग कहते हैं कि हवेली वाले परिवार से है। उन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर कि 2014 से पहले ये व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, और उन्होंने कहा कि सेक्टर 22 में इनका एक 100 गज का 150 गज का घर था। जिसको वो 100-150 गज का घर कह रहे थे वो 276 गज का घर था, 2.5 मंजिल का बना हुआ था। और मैं 1997 से अपनी आयकर रिटर्न लगातार भर रहा हूँ। 1997 से मेरे एक एक तथ्य पब्लिक डोमेन में है। प्रॉपर्टी के मर्ज को भी समझना होगा। जब से मैं रियल एस्टेट में आया 2007 से 12 तक, 7 से प्रॉपर्टी मंदी गुजरनी शुरू हुई, 8 से थोड़ा ठीक हुआ, 9 से फिर तोजी का दौर शुरू हुआ, 2013 तक चला। ऐसे ही फिर 2013 के बाद मंदी का दौर शुरू हुआ। ये मेरी प्रॉपर्टी की जब मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा उससे पता चल जाएगा। उसके बाद फिर एक ऐसा दौर आया कि 2016-17 से प्रॉपर्टी का फिर दौर धीरे धीरे तेजी शुरू हुई। 18-19 में काफ़ी चीज़ें बढ़ने लगी, और कोविड के बाद तो प्रॉपर्टी के रेट 3 गुना होने लग गए। और इसमें केवल जवाहर यादव ने नहीं, इस दौर में एनसीआर के और देश के सब लोगों ने पैसा कमाया है। तो जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को आपकी जानकारी दूंगा तो उसमें भी ध्यान में आएगा कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी आई और गई
2008 से 12 तक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, और फिर 17-18 से लेके अब तक जो वर्तमान हिस्सा चल रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जो ये फाइनेंशियल ईयर अभी 31 मार्च को ख़त्म हुआ है, तब मैं ना ओएसडी था, ना मैं सरकार के किसी दायित्व पर था। मार्च में इसने मुझे आरोप लगाए हैं, मुझ पर 28 अप्रैल को उसने नोटिस डाला है। मार्च तक 25 लाख रुपए मैं अपना एडवांस टैक्स जमा करा चुका था। मुझे पता था कि मेरे ऊपर जो टैक्स लगेगा वो इससे ज़्यादा हो सकता है, तो एहतियात के तौर पर उस पैसे पे ब्याज ना लगे, तो 25 लाख रुपए मैं मार्च से पहले 31 मार्च से पहले अपना एडवांस टैक्स जमा करा चुका था। उस परिस्थिति में जब मेरे पास सरकार का कोई पद नहीं था। उससे पहले अगर 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, उसमें भी मैंने 24,22,000 इनकम टैक्स भरा है। इसने कहा कि मेरे पास 2014 से पहले कुछ नहीं था, तो मैं 14 की प्रॉपर्टी की जानकारी 14 से पहले की दे देता हूं। मैं क्योंकि यहाँ हिसाब देने आया हूं, तो केवल अपनी पत्नी का और अपना बेटे का देने आया हूं, पर मैं पापा के साथ रहता हूं, तो इसलिए एक बार उनका भी जिक्र करूंगा। मेरा परिवार तय करेगा, पिता मेरे तय करेंगे, मेरा छोटा भाई तय करेगा, उन्होंने उनकी पत्नी को नहीं छोड़ा, वो तय करेंगे कि वो लीगल एक्शन कितना लेते हैं या नहीं लेते हैं। परंतु 2014 से पहले पिताजी के पास दिल्ली में 2100 गज का प्लॉट था, 2 दुकानें थी और 1 प्लॉट और था। ये उनके पास पहले से था। मेरे पास, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिसमें मेरे भाई का शेयर छोड़कर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे पास भी 1988 और 99 में खरीदी गई 4.25 एकड़ जमीन हरियाणा में कोसली के पास मेरे पास थी, जिसको हमने अब तेजी के दौर में बेचा। परंतु 2014 से, मैं 88 और 99 में बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र होता था। उसके अलावा जिसकी बात ये कर रहे हैं कि जो सेक्टर 22 का घर, जिसको बार बार 276 को वो 100 गज कहते थे, 2000 में वो खरीदा गया था, और जिसको भी इस तेजी को करने के लिए, अपना घर बदलने के लिए मैंने बेचा, उससे बाद में उसका उल्लेख करूंगा, पर वो भी 2014 से पहले की प्रॉपर्टी थी, प्रोजेक्ट था, जिसमें 2008 और 9 में मैंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया था। वो भी उस तेजी का दौर था। मेरी प्रॉपर्टी का नेचर समझिएगा कि जिस तेजी की बात की थी, सन ब्रिज का प्रोजेक्ट, ये 2008 और 9 में मैंने बुक किया था। उसके बाद उसके पैसे जाने शुरू किए। 2 फ्लैट जिसका मुझे आज मालिकाना हक मिल चुका, 2012 में बुक किए थे। अधिकतम पैसा उसी सरकार आने से पहले जा चुका था। राजस्थान में मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है, जो मैंने 15/4/2013 को खरीदी थी। सरकार आई भी नहीं थी, ना केंद्र की आई थी, ना प्रदेश की आई थी। ये राजस्थान की मेरी 3 प्रॉपर्टी है। मेरी पत्नी के नाम एक 4 BHK था, जिसमें हमारे उस समय 43,40,210 रुपये जमा हो गए थे सरकार आने से पहले। ये प्रोजेक्ट था, जो कि आज भी फंसा हुआ है, क्योंकि बिल्डर ने बनाया नहीं, पर हमारे पैसे जा चुके हैं। इसी तरह ABW का प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, जो कि हमने 2011 और 12 में 2 दुकानें हमने ली थी। ABW का प्रोजेक्ट भी आज की डेट में पूरा नहीं पा रहा, तो शायद HSIDC या HSVP ने कहा है कि अपने पैसे वापस ले लो, उसमें हमने अपनी एप्लीकेशन लगा रखी है। ये वो प्रॉपर्टी है जो मेरे नाम थी, मेरी पत्नी के नाम थी, जिसमें मैंने अपने भाई को, क्योंकि वो एक अलग इकाई है, किसी को शामिल इसमें नहीं किया है। उसके बाद आते हैं 2014 की बात। उसके भी नेचर को समझिएगा कि जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी होगी, तो पालम विहार में एक घर है जिसमें मैं रहता हूं, जिसका K1401 एड्रेस है, जिसमें मैं रहता हूं। K1459 मेरा नहीं है, मेरे पिता का है, जिनका मैंने पहले उल्लेख किया कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनको उनके परदादा से, उनसे पहले मिली थी, जिसमें 2 दुकानें थी, उसको बेचा, और उन्होंने फिर वो K1459 का लिया। और जो पैसा वहाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी महंगी बिची, यहाँ प्लॉट कम था, वो बाकी पैसा उन्होंने अपने कैपिटल गेन में लगाया। उसके बाद 2014 के और खरीदने की बात करता हूँ। रायसीना में मैंने एक जगह खरीदी, उसका उल्लेख करूँगा, जिसका उल्लेख आम आदमी पार्टी के नेता विनोद नंबरदार ने भी किया। जिक्र विनोद नंबरदार ने किया, वो उसने किया, मैंने ली, सरकार के बाद ली, और उस पर अच्छी प्रॉफिट लेते हुए मैंने वो उसकी प्रेस वार्ता से पहले बेच दी थी। उसके अलावा वजीरपुर गांव में
मेरे बेटे के पास एक प्रॉपर्टी है जो ली हमने और जिसको हम बेच चुके हैं। वो जो प्रॉपर्टी है उसका भी उल्लेख करूंगा, उसका हमने एक कोलैबोरेशन किया। शाहबाजपुर खालसा रेवाड़ी, उसमें भी एक हमारी प्रॉपर्टी है जो बेटे के नाम है, वो अपने लिया। और उसके बाद इसी पीरियड में घासेड़ा में भी एक ज़मीन है जो कि मेरे नाम है। अब उन प्रॉपर्टी का मैं उल्लेख करूं, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मैं व्यक्ति ऐसा हूं जिसके ऊपर आरोप लगे और मैंने कहा मेरी एक एक प्रॉपर्टी पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए। मुझे नहीं पता 1966 से लेकर आज तक हरियाणा के इतिहास में जो व्यक्ति राजनीति में एक स्तर पे पहुंचा होगा, सीएम ऑफिस में काम करता होगा, किसी ने अपनी पब्लिक डोमेन में रखी होगी या नहीं रखी होगी। सबके सब पर हमारे पैन कार्ड लगे हुए हैं। वर्तमान में मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर 3 करोड़ 35 लाख रुपए का लोन पंजाब नेशनल बैंक का है। ये लोन है हमारे ऊपर। हम बात कर लेते हैं कि हमने इन प्रॉपर्टी का किया क्या, जो 2014 से पहले की प्रॉपर्टी है। 2014 की मैंने पापा का जिक्र कर दिया, उन्होंने अपनी बेची, पालम विहार में के 1459 ले लिया। जो मैंने ज़मीन बेची जो 4.25 एकड़ थी, उसका पैसा इस समय मैं सरकार आने के बाद आज से 1-1.5 साल पहले या इसी साल उसको गुड़गांव में मैंने इन्वेस्ट किया। जो 152 नंबर जिसको मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के नेता लगातार 100 गज का कह रहे थे, उसको हमने 2 करोड़ 35 लाख में बेचा। और जब मैंने अपने नाम का के 1401 लिया, उस पैसे को उसमें इन्वेस्ट किया और बाकी जो उसमें आवश्यकता थी उस पैसे से बैंक से मैंने लोन लिया। ऐसे एक प्रोजेक्ट था हमारा सन ब्रिज, जो 2008 और 9 में था, जो सब प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ था। प्रोजेक्ट पूरे होने से पहले ही वो हमने बेच दिया था, तो उसमें शायद 38 लाख के आसपास हमारे होंगे। तो वो हमने उस पर जो भी उसी रेट में या जो पैसा होगा उसको हम बेच चुके थे। राजस्थान के 3 प्लॉट आज भी हमारे पास हैं जो हमने बेचे नहीं हैं। वाइफ के नाम जो 4 BHK था, जिसमें 43,40,210 रुपये हमारे गए थे, वो आज भी, क्योंकि बिल्डर ने अभी बनाकर नहीं दिया है, तो वो आज भी स्थिति हमारे पैसे वहाँ पर लगे हैं। 2 दुकानें मैंने आपको बताई। अब कुछ प्रॉपर्टी का किया क्या वो भी आपको बताता हूँ। राजस्थान की जो प्रॉपर्टी हमारी है, इसमें जो मेरा हिस्सा बनता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप में है, तो ये 60 लाख रुपए 5/4/2013 में देकर मैंने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी खरीदी थी 13 में। आज भी ये प्रॉपर्टी बिकी नहीं है क्योंकि इस पे कुछ केस है। मेरी 2 प्रॉपर्टियों पे केस भी है, तो इसके कारण या तो हमें रेट अच्छे नहीं मिले या हमने बेची नहीं, कोई लीगल कारण था। तो वो आज भी हमारे पास है। पापा का मैं जिक्र करा चुका हूँ। ऐसी एक प्रॉपर्टी जिसका मेरे मित्र विनोद नंबरदार ने भी जिक्र किया, चोमा की प्रॉपर्टी का, वो 166 गज का प्लॉट था जो 29,94,750 रुपये में हमने अपनी सरकार आने पर खरीदा था। इस पे भी एक लीगल दिक्कत है, ये भी आज हमारे पास है कि खाइका की ज़मीन जिसका जिक्र मेरे मित्र ने किया था, जो मैंने खरीदी, और इसकी 3 इसमें वो लोग थे। ये मैं 5/11/2022 को ये प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी टोटल मैंने 3,85,33,500 रुपये में खरीदी थी। और वही प्रॉपर्टी मेरे मित्र ने जब प्रेस वार्ता की, उससे पहले 4,89,29,333 रुपये में मैं बेच चुका था। 1 करोड़ से ऊपर इसमें मैंने प्रॉफिट लिया। इस पे मेरा इनकम टैक्स जाएगा। ये पब्लिक डोमेन की चीज़ है। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो ज़मीन खरीदना या बेचना गुनाह कहाँ से हो गया? मैंने किसी की चोरी की हो, कोई सरकार का लाभ उठा हो, किसी का दुरुपयोग किया हो। रायसीना में एक ज़मीन है जो मैंने ली, 21 कनाल 11 मरला। ये वो ज़मीन है जो सरकार आने के बाद ली, जिसमें मैंने 1,66,35,000 रुपये इन्वेस्ट किया। ये 17/8/2022 में थी। ये ज़मीन आज भी मेरी है। ऐसे ही वजीरपुर गांव में मेरे बेटे ने एक ज़मीन ली, 9 कनाल 16.5 मरला। ये ज़मीन ली और लेने के बाद उन्होंने एक कंपनी से कोलैबोरेशन करके वो बेच दी। उन्होंने जब ज़मीन ली वो 6,86,25,938 रुपये की थी, जिसमें अधिकतम लोन लिया गया था
आज जब मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा इस पे मिनिमम 1 से 2 करोड़ रुपये इसका प्रॉफिट आएगा, क्योंकि वो पैसा आना शुरू हुआ है और इसका जिक्र जब अगला ये फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा तब वास्तविक प्रॉफिट होगा। और जो लोन लिया अब उसने वो लोन चुकाना शुरू किया है। शाहपुर भुज शाहबाजपुर खालसा 8 कनाल 1.5 मरला जो मैंने 1/6/2022 की ली, जो कि बेटे के नाम है 65,34,000 के लिए। एक ज़मीन और जो मैंने बेची, जो 1988-89 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, उसके भी वो भी मैंने 28/7/2022 को बेच दी और उस पैसे को भी हमने गुड़गांव में इन्वेस्ट किया। तो मेरा जो प्रॉपर्टी लेना और बेचना, इसमें कोई ऐसे ही मैंने कहा कि मेरे 2 फ्लैट और थे जो हमने सरकार से पहले लिए, वो आज भी पास है मेरे। तो ऐसी चीज़ें जिसका मैंने जिक्र किया लगभग मुझे लगता नहीं कि कोई गलती से छुटी होगी। ये वो चीज़ थी जो पब्लिक डोमेन की चीज़ें हैं। मैं अपने मित्र विनोद नंबरदार से कहना चाहता हूँ। इसके अलावा तो मेरे से जो चाहिए वो पब्लिक डोमेन में होगा, क्योंकि हमने सुचिता की, ईमानदारी की राजनीति की है। और मेरे तथ्य को आप इसलिए देखेंगे, जो मेरे फैक्ट्स है, जो प्रॉपर्टी के ट्रेड को समझते हैं, जो मेरी प्रॉपर्टी है वो अधिकतर 2007 से लेके 12 तक, फिर वही 17-18 से शुरू और लेके 23 तक। इसके बीच में जब मंदी का दौर था तब मेरी प्रॉपर्टियां नहीं बिकी थी, क्योंकि किसी और की भी नहीं बिक रही थी। अब विषय आया कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे नहीं पता मेरे मित्र किस मानसिकता से करते हैं, उनका क्या उद्देश्य होगा वो जाने। उसको मैं लीगल नोटिस दे चुका हूं। उसके बाद जिन लोगों ने इनकी आड़ में अलग अलग और कुछ मेरे चरित्र पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए, मेरे साथ उसमें दुर्व्यवहार किया, उनके साथ भी हम कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इनके खिलाफ आपराधिक मामला हो, कोर्ट के माध्यम से हम अपने पक्ष मजबूती से रखेंगे। इसके अलावा अगर मेरी कोई भी प्रॉपर्टी है, अब मुझे नहीं पता नंबरदार की क्या स्थिति होगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरे मित्र ने जो आरोप लगाए, मेरी जो प्रॉपर्टी उनको लगती है, अगर मेरे हस्ताक्षर से वो उनके नाम और सकती है करा लें, उनको जो लगती है उस पर कब्जा कर लें, उस पर बुलडोजर चला लें। मेरे बेटे का और मेरी पत्नी का इसके अलावा कुछ नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं है। और जिस ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ मैं काम करता हूं, उसके पर आँच आएगी तो कानून की मर्यादा का पालन करते हुए उसको अंतिम कीमत तक किसी भी पर भी छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि आज मैं क्वेश्चन आंसर में आना नहीं चाहता, क्योंकि कानून की लड़ाई तो कानून से लड़ी जाएगी। तो आम आदमी पार्टी ये भूल जाए कि मुख्यमंत्री या उसकी टीम अपनी ईमानदारी से कभी डगमगा सकती है या वो लोग हमें विचलित कर सकते हैं। विनोद नंबरदार से मेरी कोई लड़ाई नहीं रही, जीवन में आज तक मैं इसके पास नहीं गया। जब भी आया है 2 या 3 बार मेरे घर यही आया है। उन्होंने जो मेरे मित्र ने आरोप लगाए हैं हमने उनको लीगल नोटिस दे दिया। अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो मैं उन संस्कारों में पला बड़ा हूँ, हम माफ़ करने को तैयार रहेंगे। मैं अपने परिवार से भी बात करूँगा। नहीं मांगेंगे तो निश्चित रूप से अपराधी मामला उनके खिलाफ हो, इसके लिए पूरी आर्गूमेंट करेंगे।